एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। ये अजीब व गरीब नाकाबिले फरामोश वाक़या 14 मई 1960 की रात को पेश आया। अमेरिका की रियासत टेक्सास के एक छोटे से गांव डैलस के फ़ज़ाई अड्डे को फील्ड पर जहाज़ों की आमद और रफ्त जारी थी। मुख्तलिफ नंबरों के रनवेज पर बरक़ी कुमकुमें चकमगा रहे थे। फ़ज़ाई आमद और रफ्त की निगरानी और हिदायत जारी करने वाला अमला मुस्तदी से मसरूफ़ कार था। दफतन एक नौजवान कंट्रोलर के कानों पर लगे हुए रेडियो रिसीवर में किसी औरत की दहशतज़दा कांपती हुई आवाज़ आई, मदद मदद! ओ खुदाया, क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा? यही अल्फाज डैलस के दो और फ़ज़ाई स्टेशनों एमन कार्टर एयरपोर्ट और कार्सवेल एयरफोर्स पर सुने गए। रेडियो ऑपरेटरों ने अपने अपने माइक्रोफोन के जरिए जवाब दिया, बराए करम अपनी शनाख्त जाहिर कीजिए, लेकिन कोई आवाज़ न आई। नौजवान कंट्रोलर ने चंद लम्हे बाद अपने अफसर आला से कहा, मैंने अभी अभी अपने रिसीवर पर किसी औरत की घबराई हुई आवाज़ सुनी है जो मदद के लिए पुकार रही थी। मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है। उसने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। टावर के अफसर आला ने फौरन रेडार रूम में एक आदमी भेजा कि रेडार स्क्रीन पर उस पुरस्कार हवाई जहाज का सुराख लगाए कि वो कितने फासले पर है। चंद ही मिनट में पूरे फ़ज़ाई अड्डे पर इस अजीब पैगाम की खबर गर्दिश करने लगी जो किसी नामालूम हवाई जहाज से औरत की जुबानी सुनाई दिया था। रेडियो ऑपरेटर बेचैनी से अपने कानों पर रिसीवर चढ़ाए दोबारा उस आवाज़ को सुनने के लिए मुस्तैद था, लेकिन उन्हें दोबारा वो आवाज़ न सुनाई दी। दूसरी तरफ 2000 फुट की बुलंदी पर सुर्ख बालों वाली एक औरत खातून उड़ते हुए छोटे से जहाज में सिसकियां ले लेकर रो रही थी। उसके बराबरी जहाज का पायलट स्पेंसर ब्लैक, जो औरत का शौहर भी था, जहाज कंट्रोल करने वाली मशीन पर बेहोश पड़ा था। ये एक प्राइवेट जहाज बोंजा था। स्पेंसर ब्लैक पर दफतन दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो अपनी नशिश से लुढ़क कर आगे जा पड़ा था। अब उड़ते हुए जहाज में सिर्फ उसकी बीवी थी, जिसे ये मालूम ही ना था कि जहाज को कंट्रोल कैसे किया जाता है। कंट्रोल करना तो एक तरफ रहा, बेचारी औरत को तो ये भी पता ना था कि जहाज किस इलाके पर परवास कर रहा है। उसके ऊपर नीलगो आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे और नीचे हज़ार फुट की पस्ती में किसी शहर की इमारतों के बरक़ी कुमकुमे इस तरह रोशन थे जैसे किसी भूत की हज़ार आंखें चमक रही हों। औरत ने चंद लम्हे तक झांकने के बाद यह अंदाज़ा लगाया कि जहाज फोर्ट वर्थ और डैलस के दरमियानी इलाके में परवास कर रहा है और जहां हर वक्त किसी दूसरे जहाज से टकरा जाने का खतरा मौजूद है, क्योंकि जुनूबी फ़ज़ाई रास्तों में यह रास्ता हर वक्त इस्तेमाल में रहता है। हादसे का ख्याल आते ही औरत की बदहवासी में और इजाफा हो गया। वो बेख्तियार अपने खाविन को झुककर हिलाने लगी जैसे वो सो रहा हो और अभी जागकर जहाज को संभाल लेगा, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। सिर्फ सांस लेने के हल्के से उतार चढ़ाव से अंदाजा होता था कि उसमें जिंदगी की रमक बाकी है। इस नाजुक वक्त में उसकी बेकसी और बेचारगी नाकाबिले बयान थी। बदनसीब औरत को यह भी मालूम ना था कि जहाज में लगा हुआ रेडियो किस तरह चलाया जाता है। उसने अपने खाविन को माइक्रोफोन का बटन दबाते हुए बार बार देखा था। चुनाचे औसान बहाल करते हुए मिसेस ब्लैक ने वही बटन दबा दिया और ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारने लगी। उसे यकीन नहीं था कि आवाज कहीं सुनी जाएगी। जब जमीन की तरफ से कोई हौसला अफजा जवाब ना मिला तो वो फिर अपने शौहर की तरफ मुतवज्जे हुई, जो करवट के बल अधखुली आंखों से उसे तक रहा था। मिसेस ब्लैक ने उसे होश में लाने की हर मुमकिन तदबीर की, लेकिन नाकाम रही और अब वो खुदा से रो रो कर दुआएं कर रही थी कि किसी तरह चंद मिनट के लिए ही वो होश में आ जाए और जहाज को जमीन पर बाहिफाजत उतार ले। बार बार वो शीशे से जमीन की तरफ झांकती, कभी जहाज मोड़ने वाले पहिए को घुमाती। उसकी समझ ही में ना आता था कि जहाज किस तरह जमीन पर उतरेगा। इधर से मायूस होकर फिर रोने लगती। बोंजा 2000 फुट की बुलंदी पर परवास कर रहा था जब उसका खाविन दफतन अपनी छाती को पकड़कर बगैर कुछ कहे लुढ़क कर कंट्रोल मशीनरी पर गिर पड़ा था और मिसेस ब्लैक हक्का बक्का होकर उसे देख रही थी। चंद लम्हे तक वो इतनी हवास बाख्ता रही कि कुछ सोच ही न सकी। फिर बेख्तियार उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगी। उसके हाथ पैर फूल गए थे। $30,000 की मालियत का जहाज इस अंधेरी रात में पुरखतर रास्ते पर पूरी रफ्तार से बगैर पायलट के उड़ रहा था। अचानक औरत ने नीचे झांका तो उसे शहर की रोशनियां दिखाई दीं। उसने फौरन जहाज को मोड़ने वाला पहिया संभालकर जहाज का रुख उसी तरफ फेर दिया। उस रोज भी मामूल के मुताबिक सूरज तुलू हुआ था और किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि कोई हादसा पेश आने वाला है। मियां बीवी ने अपने जहाज के जरिए टेक्सोमा जाने का प्रोग्राम बनाया, जो डैलस से शुमाल की जानिब 75 मील के फासले पर था। बोंजा जहाज मिस्टर स्पेंसर की जाती मिल्कियत था
जो उसने अपने तिजारती मकासद के लिए खरीदा था। वो खुद भी एक बेहतरीन पायलट था और जहाज को कभी कभी तफरीही सफर के लिए इस्तेमाल करता था। दोपहर तक वो टेक्सुमा में अपने दोस्तों के साथ सैरो तफरीह करते रहे और फिर वहां से फोर्ट वर्थ की तरफ परवास कर गए, जहां ब्लैक सेंसर के रिश्तेदार रहते थे। रात के 9 बजे तक उन्होंने वहां क़याम किया और फिर अपने घर वापस आने के लिए फोर्ट वर्थ के हवाई अड्डे पर आ गए, जहां उनका जहाज खड़ा था। जहाज पर सवार होने से पहले मिस्टर ब्लैक ने अपनी बीवी से कहा, हमें कुछ देर हो गई है, बेहतर है कि मैं यहां से घर टेलीफोन कर दूं कि हम आ रहे हैं, बच्चे फिक्रमंद होंगे। उसने घर फोन किया और खादिमा को बताया कि वो 9:30 बजे तक डैलस पहुंच जाएंगे। बादअज़ा वो जहाज में बैठकर रवाना हो गए, लेकिन अभी जहाज को परवास किए चंद ही मिनट गुजरे थे कि मिस्टर ब्लैक पर दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। अब मिसेस ब्लैक की जिंदगी का ये खौफनाक लम्हा था। हादसा बर्पा होते ही मिसेस ब्लैक ने अपने खाविन को होश में लाने की हर मुमकिन तदबीर की। उसकी नब्ज देखी, दिल पर हाथ रखकर धड़कनें शुमार की, चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन उसे होश न आया। 27 मिनट इसी तरह गुजर गए और अब डैलस की फलकबोस इमारतें मिसेस ब्लैक के सामने थीं, जिन पर जहाज परवास कर रहा था, और ऐन नीचे को फील्ड के हवाई अड्डे पर बरक़ी कुमकुमें चकमगा रहे थे। एक मर्तबा फिर उसने कंट्रोल मशीनरी से माइक्रोफोन उठाया और चीख कर बोली, SOS कोफील्ड 97 नंबर चालरी आपसे मुखातिब है। इस मर्तबा हवाई अड्डे पर कंट्रोल टावर के निगरानी आला मिस्टर रेसी ने खुद ये आवाज़ सुनी और अपने नायब को हुक्म दिया कि तमाम रेडियोज की लहरें खोल दी जाएं। चुनाचे बैक वक्त 16 रेडियाई लहरें फजा में फैल गईं। फौरन ही मिस्टर रेसी ने अपना पैगाम नशर किया, मैंने तुम्हारा पैगाम वसूल कर लिया है, 97 चार्ली, आगे बढ़ते जाओ। मिसेस ब्लैक बदहवासी में सिर्फ 97 का लफ्ज ही सुन पाई। उसे खौफ था कि अगर जहाज को संभालने वाला पहिया हाथ से निकल गया तो जहाज किसी इमारत से टकरा जाएगा। उसने एक हाथ से पहिया थाम रखा था और दूसरे में एयरफोन जो उसे अपने कानों पर लगाना चाहिए था। मिस्टर रेसी ने जब अपना पैगाम भेजा तो उसके हाथ से एयरफोन छूटकर उसके घुटनों पर गिर गया। उसने फिर कांपते हाथों से उसे उठाया और घबराए हुए लहजे में कहा, SOS, खुदा के वास्ते कोई मदद करो। नौजवान कंट्रोलर डॉन पोर्टर ने दोबारा उसी औरत की घबराई हुई आवाज अपने रिसीवर पर सुनी। उसने मिस्टर रेसी को मुत्तला किया और फौरन ही फजा में परवास करने वाले तमाम जहाज़ों के पायलटों को खबरदार कर दिया गया कि इलाका खतरनाक है, वो अपने अपने जहाज़ों को वापस ले जाएं या हवाई अड्डे से दूर रखें। इस वक्त 3 जहाज अड्डे पर उतरने के लिए चक्कर लगा रहे थे और ऑपरेटरों की हिदायत के मुंतजिर थे, लेकिन फौरन ही उन्हें बिखर जाना पड़ा। टावर में मौजूद पायलटों को खतरनाक सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया और हवाई अड्डे पर दफातन ऐसी मौत की सी खामोशी तारी हो गई जैसे दुश्मन के बम्बार जहाज हमला करने के लिए आने वाले हों। एक मर्तबा फिर आसमान की तारीक फजा में मिसेस ब्लैक की आवाज कंट्रोल टावर में सुनाई दी, मुझे मदद की जरूरत है, मदद मदद। मिस्टर रेसी के मातहत तमाम आदमी अपनी अपनी दूरबीनें आंखों से लगाए उस पुरस्कार जहाज को देख रहे थे जिसमें सिर्फ एक अनजान औरत सवार थी। टावर में से एक शख्स चिल्ला उठा और फिर सबने देखा कि बोंजा शुमाल मगरिब की तरफ से तिरछी परवास करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसका रुख ऐन रनवे नंबर 31 पर था, लेकिन जहाज इतना ऊंचा था कि रनवे पर उतर नहीं सकता था। फौरन ही मिस्टर रेसी ने पास रखा हुआ माइक्रोफोन झपट कर उठाया, कोफील्ड की जानिब शुमाल से आने वाले जहाज को खबरदार किया जाता है कि जहाज की निचली बत्तियां बुझा दी जाएं। अगर तुम हमारी बात सुनती हो तो जहाज की निचली बत्तियां फौरन बुझा दो। मगर यह पैगाम मिसेस ब्लैक ने नहीं सुना। सुन भी लेती तो वो बत्तियां बुझाने पर कादिर नहीं थी। वो अब ज़ारो कतार रो रही थी। मौत गोया उसके साथ ही सफर कर रही थी। उसे बचना महाल दिखाई देता था। वो अपने दिमाग पर जोर देकर ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके खाविन ने जहाज को उड़ाने और उतारने के बारे में जो बाज़ बातें दफतन फवक्तन उसे बताई थीं, वो क्या थीं। खास तौर पर जहाज को उतारने में जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी वो उसे याद करना चाहती थी, लेकिन जहन ऐसा माऊफ हो गया था कि कुछ याद ही ना आता था। उसकी नज़रों के सामने जहाज की पूरी कंट्रोल मशीनरी मौजूद थी। सैकड़ों छोटे बड़े बटन हाथों के इर्द गिर्द दिखाई देते थे, जिन पर बारीक बारीक अल्फाज में उनके नाम भी लिखे थे। फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, ग्लाइड पाथ, एयर स्पीड, बैंस लीक। उसके दामन में पड़ा हुआ एयरफोन मुसलसल बोल रहा था, लेकिन औरत की समझ में एक लफ्ज भी ना आता था। उसने शीशे में से झांक कर नीचे देखा तो फील्ड पर खड़े हुए जहाजों में से कोई भी न दिखाई दिया। तमाम जहाज हटा दिए गए थे
इंतहाई जुर्रत से काम लेकर उसने एक बटन दबा दिया। जहाज की नाक का रुख जमीन की तरफ हो गया। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। मिसेस ब्लैक ने रोशनी की कतार के ऐन दरमियान जहाज को लाने की कोशिश की। टावर पर 7 आदमी दहशत से कांप रहे थे। जहाज रनवे नंबर 18 को तेजी से उबूर कर गया। डॉन पोर्टर हलक फाड़कर अपने माइक्रोफोन में चिल्लाया, कोफील्ड के जुनूब में परवास करने वाले जहाज को खबरदार किया जाता है कि वो जहाज का रुख ऊपर की तरफ करे, फौरन, आगे खतरा है। ये आवाज पूरी ताकत से नश्र हुई और पहली मर्तबा मिसेस ब्लैक ने अपने दामन में पड़े हुए एयरफोन से साफ लहजे में पैगाम वसूल किया। उसने फौरन जहाज का स्टीयरिंग घुमा दिया और जहाज जन्नाटे से एक पुल पर से गुजर गया। मिसेस ब्लैक ने झांका तो खौफ से उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। पुल और जहाज के दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला था। 1 सेकंड की भी ताखीर हो जाती तो जहाज के परखचे उड़ गए थे। जहाज को मोड़कर वो फिर हवाई अड्डे की जानिब लाने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। उसने सख्ती से स्टीयरिंग को थाम लिया। इस मर्तबा उसने रनवे नंबर 31 को साफ तौर पर देख लिया था, लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि रनवे पर उतरने का सवाल ही पैदा ना होता था। मिसेस ब्लैक ने जहाज को कंट्रोल करने वाली मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को यके बाद तीसरे देखा और जिस बटन पर फ्लैप्स लिखा था उसे दबा दिया। फौरन ही जहाज की रफ्तार हल्की हो गई। अब स्पीडोमीटर 100 मील फी घंटा की रफ्तार जाहिर कर रहा था। इस बटन के साथ ही दूसरा बटन था जिस पर लैंडिंग गियर के अल्फाज लिखे थे। इंतहाई एतमाद के साथ मिसेस ब्लैक ने उसे भी दबा दिया और खुदा का नाम लेकर स्टीयरिंग को आगे घुमाने लगी। जहाज में यकदम थरथराहट सी पैदा हुई और उसका रुख जमीन की तरफ हो गया। उफ खुदाया, वो जहाज को उमूदन जमीन पर ला रही थी। टावर में से एक ने बौखला कर कहा, और इतनी तेजी से? दूसरा बोल उठा। मिसेस ब्लैक ने भी अगले ही लम्हे अपनी गलती महसूस कर ली और अगर फौरन ही उसकी हाजिर दिमागी काम न करती तो जहाज जमीन पर एक पत्थर की मानिंद गिरकर पाश पाश हो जाता। रनवे पर जहाज उतरने से पहले ही उसने इंजन बंद कर दिए। जहाज के नीचे से गुजरने वाली हवा ने उसे एक जबरदस्त धक्का लगाया और जहाज तिरछा होकर जमीन पर आहिस्ता से आन गिरा। लेकिन यह आहिस्ता से रुकना भी एक हादसे से कम ना था। रनवे पर 25 दर्जे का जाविया बनाते हुए जहाज के पहिए जूं ही जमीन से टकराए, जहाज 40 फुट ऊंचा फजा में उछला और जमीन पर तकरीबन 300 गज दूर तक दौड़ता चला गया। और इस तरह के जहाज का धड़ तो रनवे पर पड़ा था और इंजन उससे 100 गज के फासले पर जाकर रुका था। मिसेस ब्लैक अपनी नशिश से एक खिलौने की मानिंद उछली और अपने बेहोश खाविंद के ऊपर जा गिरी। जहाज के दोनों बाजू और अंदरूनी हिस्से के परखचे उड़ गए। हिफाजती अमले के अफराद जब जाए हादसा पर पहुंचे तो उन्होंने मिसेस ब्लैक को जहाज के मलबे के दरमियान गुमसुम हालत में बैठे हुए पाया। उसका बायां बाजू टूट गया था और चेहरे की हड्डियां 3 जगह से चटक गई थीं। हिफाजती अमले के लोगों को देखते ही जो फिक्रा उसकी जबान से निकला वो ये था, कोई शख्स मेरे घर जाकर बच्चों को इत्तला दे दे कि हम वापस आ गए हैं। जहाज के अंदरूनी मलबे से मिस्टर स्पेंसर ब्लैक को निकालने में 5 मिनट लग गए। उन्होंने फौरन उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो मर चुका है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज की जमीन पर उतरने से पहले ही वो खत्म हो चुका था। मिसेस ब्लैक को 10 दिन के बाद अस्पताल से रुखसत किया गया, लेकिन उसके टूटे हुए बाजू पर खपच्चियां बंधी हुई थीं। वो आज भी डलस में अपने 5 बच्चों के साथ रहती है। मैं उस खौफनाक हादसे को आहिस्ता आहिस्ता फरामोश करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरे खाविंद की मौत का हादसा इतना संगीन है कि मैं उसे भुलाए नहीं भूलती। अगर मेरा शौहर न मरता तो शायद यह हादसा फरामोश करने में कामयाब हो जाती। उस हादसे के बाद भी वो मुतअद्दिद मर्तबा हवाई जहाज़ों में सफ़र कर चुकी है, लेकिन उसका कहना है कि जिन औरतों के खाविंद हवाई कंपनियों में मुलाजिम हैं उन्हें फ़न हवाबाजी, खुसूसन जहाज़ को उतारने की तकनीक से ज़रूर वाक़फियत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो वाक़या पेश आया है वो आइंदा किसी भी औरत को आ सकता है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मौत के हमरा सफ़र करने के बावजूद जिंदा बच गई, और मुझे यकीन है कि खुदा ने ही मुझे बचाया ताकि मैं अपने मासूम बच्चों की परवरिश कर सकूं। इसके साथ साथ मेरा यह भी ईमान है कि अगर इंतहाई मायूसी के आलम में सच्चे दिल से खुदा से दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है।